आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन अगर आप कभी उत्तराखंड के जौनसार बावर और हिमाचल के सिरमौर या शिमला के गांव में जाए तो आपको एक अजीब सी समानता दिखाई देगी। लोगों की बोली मिलती जुलती है, पहनावा मिलता जुलता है, देव परंपराएं एक जैसी है, त्योहार लगभग एक जैसे हैं और यहाँ तक कि मंदिरों की बनावट भी एक दूसरे से काफी मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे सदियों पुराना कोई ऐसा इतिहास छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? इतना ही नहीं, इन दोनों क्षेत्रों के हजारों गांवों में आज भी एक ही देवता को न्याय का देवता और अपना रक्षक माना जाता है। सदियां बीत गई, राज्य बदल गए, सीमाएं बदल गई, लेकिन उस देवता के प्रति लोगों की आस्था आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो क्या कभी जौनसार बावर, सिरमौर और शिमला एक ही सांस्कृतिक दुनिया का हिस्सा थे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे, जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड के जौनसार बावर और हिमाचल के सिरमौर शिमला क्यों इतना मिलता जुलता है। आज भले ही उत्तराखंड का जौनसार बावर और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर दो अलग अलग राज्यों में आते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था जब इन पहाड़ों के बीच किसी तरह की कोई राजनीतिक सीमा नहीं थी। लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के गांव में आते जाते थे, व्यापार करते थे, रिश्ते बनाते थे और एक दूसरे के मेलों और त्योहारों में शामिल भी होते थे। उस समय ना उत्तराखंड था, ना हिमाचल प्रदेश और ना ही दोनों के बीच कोई सीमा रेखा। इन इलाकों को जोड़ने में सिर्फ पहाड़ों ने ही नहीं, बल्कि एक नदी ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये थी ठोस नदी। आज भले ही कई जगह ठोस नदी उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा मानी जाती है, लेकिन सदियों पहले यही नदी दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला सबसे आसान रास्ता थी। लोग इसी घाटी के सहारे एक दूसरे के गांव तक पहुंचते थे। नमक, अनाज, ऊन और दूसरी जरूरत की चीजें का व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। फिर चाहे वो रिश्तेदारों से मिलना हो, किसी मेले में जाना हो या कोई जरूरी काम हो, लोग इसी रास्ते से आना जाना करते थे। चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां और उनके बीच बसे छोटे छोटे गांव, यही लोगों की पूरी दुनिया थी। उस समय आज का जौनसार बावर, सिरमौर और शिमला का बड़ा हिस्सा किसी अलग पहचान में नहीं बटा था, बल्कि पश्चिमी हिमालय की एक साझा संस्कृति धरती का हिस्सा था। यही वजह है कि आज भी इन इलाकों के लोगों की बोली, खान पान, रहन सहन, देव परंपराएं और लोकगीत एक दूसरे से इतने ही मिलते जुलते हैं। जौनसार बावर नाम पड़ने के पीछे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। आज से करीब 1000 साल पहले अरब के प्रसिद्ध विद्वान अल बुरुनी ने अपनी किताब में इस क्षेत्र का जिक्र किया था। उनका मानना था कि यहाँ कभी यवन यानी यूनानी लोगों का आना जाना रहा होगा। उनके अनुसार समय के साथ यवनसार शब्द बदलते बदलते जौनसार बन गया, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार प्राचीन समय में ये पूरा इलाका यमुन प्रदेश कहलाता था, क्योंकि ये यमुना नदी के आसपास बसा हुआ था। समय बीतने के साथ यमुन शब्द का उच्चारण बदला गया और आगे चलकर जौन बन गया। यही वजह है कि आज भी इस इलाके में जौनसार और जौनपुर जैसे नाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बावर शब्द की। एक स्थानीय मान्यता के अनुसार पहले जब हिमाचल के लोग ठोस और पावर नदी पार करके इस इलाके में आते थे, तो वे इस पूरे क्षेत्र को उन्हीं नदियों के नाम से पहचानते थे। धीरे धीरे पावर शब्द का उच्चारण बदलकर बावर हो गया। इसी तरह आगे चलकर पूरे इलाके का नाम जौनसार बावर पड़ गया। अब वापस चलते हैं उस दौर में जब पश्चिमी हिमालय के इन पहाड़ों में धीरे धीरे कई छोटी छोटी रियासतें उभर रही थी। इन्हीं में से एक थी सिरमौर रियासत। समय बीतता गया और पश्चिमी हिमालय के पहाड़ों में धीरे धीरे कई छोटे छोटे राज्य बनने लगे। इन्हीं में से एक थी सिरमौर रियासत, जो आगे चलकर हिमाचल की सबसे मशहूर पहाड़ी रियासतों में शामिल हुआ। गांव के लोग कहते हैं लगभग 1000 साल पहले राजस्थान के जैसलमेर से सुभंश प्रकाश नाम के एक राजकुमार अपने साथियों के साथ इन पहाड़ों में आए। उस समय सिरमौर क्षेत्र में कोई मजबूत शासन नहीं था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने उन्हें अपना राजा स्वीकार किया और फिर यहीं से सिरमौर रियासत की शुरुआत हुई।
और सुबंश प्रकाश को इसका पहला शासक माना जाने लगा। शुरुआत में सिरमौर की राजधानी राजबंद थी, लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियां बदल गई। प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक कारणों की वजह से राजधानी को राजबंद से हटाकर नाहन ले जाया गया। इसके बाद नाहन के सिरमौर रियासत का नया केंद्र बन गया। धीरे धीरे सिरमौर रियासत मजबूत होने लगी, उसका प्रभाव आसपास के पहाड़ी इलाकों तक फैलने लगा। जौनसार बावर के लोग सिरमौर के बाजारों में आने लगे और सिरमौर के लोग जौनसार बावर की ओर जाने लगे। व्यापार बढ़ा, बेलों में साथ शामिल होने की परंपरा मजबूत हुई और सामाजिक रिश्ते भी गहरे होते गए। यही वो दौर था जब दोनों रियासत का कई परंपराओं को अपने भीतर समेट लिया। जहां एक तरफ गढ़वाल का प्रभाव दिखाई देता था, तो दूसरी ओर सिरमौर के सांस्कृतिक भी यहाँ गहराई से नजर आती रही। लेकिन जौनसार बावर और सिरमौर के रिश्ते की कहानी केवल व्यापार, रियासतों और राजनीतिक इतिहास तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इन पहाड़ों के लोगों को अगर किसी एक चीज ने सदियों तक सबसे मजबूती से जोड़ा रखा, तो वो थी उनकी साझा देव संस्कृति। आज भी उत्तराखंड के जौनसार बावर से लेकर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला तक हजारों गांवों में एक ऐसे देवता की पूजा होती है जिन्हें लोग न्याय का देवता और पूरे क्षेत्र का रक्षक मानते हैं। अब कौन है वो देवता, इस पर तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे जौनसार और सिरमौर अंग्रेजों के आने से अलग हो गए। सदियों तक जौनसार बावर और सिरमौर के लोगों के बीच सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। व्यापार होता रहा, रिश्ते बनते रहे और दोनों क्षेत्रों की संस्कृति एक साथ आगे बढ़ती रही। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इतिहास ने अचानक करवट ली, क्योंकि उस समय नेपाल में गोरखा शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और उनका सपना था कि वे पूरे हिमालय पर अपना शासन विस्तार से करें। इसी सोच के साथ उन्होंने पश्चिमी की ओर बढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते गढ़वाल, जौनसार बावर और सिरमौर के कई इलाकों पर गोरखाओं ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये शासन ज्यादा समय तक नहीं चला। 1814 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच बड़ा युद्ध शुरू हुआ। लगभग 1 साल तक चले इस संघर्ष के बाद 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर अपनी सत्ता स्थापित कर दी और फिर पश्चिमी हिमालय का राजनीतिक नक्शा भी बदलने लगा। अंग्रेज चाहते तो पूरा सिरमौर राज्य उसके राजा को वापस दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। उस समय देवदार की लकड़ी अंग्रेजों के लिए बेहद कीमती थी। उनके जहाजों और बाद में रेलवे जैसे बड़े कामों में इसकी जरूरत पड़ती थी, इसलिए वे जंगलों पर अपना सीधा नियंत्रण बनाना चाहते थे। 1815 में गोरखाओं की हार के बाद 1816 में सुंगौली संधि हुई, जिसके बाद पश्चिमी हिमालय का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। अंग्रेजों ने सिरमौर का पूरा इलाका वापस नहीं किया और जौनसार बावर और देहरादून जैसे इलाके सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन रख लिए गए। कुछ सालों बाद जौनसार बावर को देहरादून जिले में शामिल कर दिया गया। यहीं से पहली बार जौनसार बावर और सिरमौर के प्रशासनिक रास्ते अलग होने लगे। समय बीतता गया, ब्रिटिश शासन चलता रहा, फिर भारत आजाद हुआ। इसके बाद नए राज्यों का गठन हुआ। जौनसार बावर उत्तराखंड का हिस्सा बन गया, जबकि सिरमौर हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गया। आज दोनों अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन उनकी बोली, देव संस्कृति, मंदिर, पहनावा, त्योहार और उनकी आस्था आज भी उसी तरह जुड़ी हुई है जैसे सदियों पहले थी। यही कारण है कि जौनसार बावर और हिमाचल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी राज्यों का नहीं, बल्कि एक साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था का भी रिश्ता है। जौनसार बावर और हिमाचल के लोगों को अगर किसी एक चीज ने सदियों से सबसे मजबूती से जोड़कर रखा है, तो वो है महासू देवता। आज भी जौनसार बावर, सिरमौर और शिमला के हजारों गांवों में लोग उन्हें न्याय का देवता और अपने पूरे क्षेत्र का रक्षक मानते हैं। अगर आप महासू देवता के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा हिमाचल के जुब्बल, हाटकोटी या सिरमौर के पुराने मंदिरों को देखें तो कई बार ऐसा लगेगा जैसे आप जौनसार के किसी गांव में खड़े हो। लकड़ी और पत्थर से बनी मंदिर, बारीक नक्काशी, ढलानदार छतें और देव संस्कृति, इन सब में एक जैसी छाप साफ दिखाई देती है। यही समानता जौनसार और हिमाचल के कई गांवों में आज भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ घर और मंदिर ही नहीं, लोगों का पहनावा भी इस पूरे रिश्ते की कहानी को सुनाता है। जौनसार बावर और हिमाचल के सिरमौर, शिमला क्षेत्र की महिलाएं पारंपरिक रूप से सिर पर रंग बिरंगे कपड़े बांधती है, जिसे जौनसार में ढाटू कहा जाता है।
ये केवल सिर ढकने का कपड़ा नहीं बल्कि यहाँ की पहचान, परंपरा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहीं पुरुष लंबे समय तक ऊन से बना जुग्गा या चोली पहनते रहे। पहाड़ों की कड़ाके की ठंड से बचाने वाला ये ऊनी वस्त्र खेती बाड़ी और रोजमर्रा के कामों के लिए ही बेहद उपयोगी था। आज भले ही आधुनिक कपड़ों का चलन बढ़ गया हो, लेकिन त्योहारों, मेलों और धार्मिक आयोजनों में लोग आज भी इन पारंपरिक वस्त्रों को गर्व से पहनते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप जौनसार और हिमाचल के लोगों को बातचीत करते भी सुने तो उनकी बोली में भी कई शब्द और लहजा एक जैसा नजर आता है। यही वजह है कि दोनों क्षेत्रों के लोग आज भी एक दूसरे को अपनेपन के साथ देखते हैं। सदियों पुराना ये रिश्ता सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपराओं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी साफ दिखाई देता है। यही छोटी छोटी बातें बताती है कि जौनसार बावर और हिमाचल का रिश्ता केवल पड़ोसी होने का नहीं बल्कि सदियों पुरानी साझा विरासत का है। इसके अलावा इन दोनों क्षेत्रों में सदियों से खत सियाणा व्यवस्था नाम की एक व्यवस्था चलती आ रही है। दरअसल उस समय न गांव में सरकारी अधिकारी होते थे और न ही आज जैसे पंचायतें। तब कई गांवों को मिलाकर एक खत बनाया जाता था और हर खत का एक प्रमुख होता था जिसे सियाणा कहा जाता था। सियाणा गांव के झगड़े सुलझाता, खेती और जंगलों से जुड़े फैसले करवाता, सामुदायिक कामों की देखरेख करता और लोगों तथा शासन के बीच कड़ी का काम करता था। अंग्रेजों ने देखा कि ये व्यवस्था पहाड़ों में अच्छी तरह काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने इसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय कई सालों तक जारी रखना ही सही समझा। हालांकि खत सियाणा व्यवस्था प्रशासन संभालती तो थी, लेकिन जब कोई बड़ा विवाद होता तो लोग अंतिम न्याय चाहते तब वे किसी राजा या अंग्रेज अधिकारी के पास नहीं जाते बल्कि महासुदेवता के पास ही जाते थे। जौनसर बावर का सांस्कृतिक हिमाचल के सिरमौर और शिमला से इतनी मिलती जुलती क्यों दिखाई देती है? इसकी वजह सिर्फ महासुदेवता में आस्था नहीं बल्कि सदियों पुराना साझा इतिहास, पश्चिमी हिमालय की सांस्कृतिक विरासत और लोगों के बीच बना गहरा रिश्ता भी है। समय के साथ राज्य बदले, सीमाएं बदली और शासक बदल गए, लेकिन यहाँ की भाषा, लोकगीत, देव परंपराएं और रीति रिवाज आज भी उसी साझा विरासत की गवाही देते हैं। यही इस इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।